ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि सिंपल जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, आई मीन कोलेनकाइमा तक, हम कोलेनकाइमा तक हो गया है। तो परमानेंट का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसको हम लोग दूसरा नाम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर हम इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम बोला जाता है ऐसे कि जिसमें ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होगा, इसके हिसाब से, इसके फंक्शन के हिसाब से इसका नाम वस्कुलर सिस्टम भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देना कि कंडक्टिंग टिश्यू जो नाम पड़ा है, क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इसका फंक्शन वैसा, वो कंडक्ट करता है मटेरियल को, चाहे वो वाटर हो, मिनरल्स हो, फूड हो। एक फूड को ट्रांसपोर्ट कराना है तो इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू का हेल्प चाहिए। रूट को, सॉरी, वाटर को अगर रूट से लेके जाना है लीफ तक, उसके लिए तुमको कॉम्प्लेक्स टिश्यू चाहिए। मिनरल्स को लेके जाना है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू चाहिए, क्योंकि देखो वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, ये तीनों बहुत ही एसेंशियल चीज होता है प्लांट के लिए। क्योंकि अगर नॉर्मल अगर हम बात करेंगे कि प्लांट का जो मोस्ट एसेंशियल चीज है वो है मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स को अगर लेके जाना है तो मिनरल्स अकेले कभी नहीं जाता, वो वाटर के साथ चला जाता है। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फूड में कुछ भी मैकेनिज्म हो रहा है, उसका कुछ भी चीज बन रहा है, कुछ भी चीज ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब जो भी एसेंशियल चीज, जैसे हम लोग के आई मीन एनिमल में जैसे न्यूट्रिएंट क्या होता है कि हम लोग जब तक उसको लेंगे नहीं तब तक हम लोग ग्रोथ वगैरह नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन जो भी है, जो भी बॉडी में फॉर्म होगा वो हो नहीं पाएगा। उसी तरह प्लांट में अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो एज ए मिनरल्स को उसको इंटेक करता है। तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मिनरल्स को मतलब इंटेक करना है या कंडक्ट कराना है या फिर प्लांट में ट्रांसपोर्ट कराना है, तो उसके लिए हमको हेल्प पड़ता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दो पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम किस पार्ट को, आई मीन किस मटेरियल को लेके जाएगा, तो वाटर एंड मिनरल्स, ये दो पार्ट को वो लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का जो काम है वो होता है फूड को ट्रांसपोर्ट कराना, इसको ध्यान देना। ठीक है, तो कभी भी अगर तुमसे पूछता है कि कंडक्टिंग टिश्यू का क्या काम है, तो तुम लिख सकते हो कि प्लांट में जो भी एसेंशियल चीज का ट्रांसपोर्टिंग कराना है, तो उसके लिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट को। दूसरा चीज कि अगर तुमसे पूछ दे कि जाइलम का क्या काम है, तो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट करेगा, और फ्लोएम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फूड को कंडक्ट करेगा। बस इतना सा ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, उसका वर्क क्या है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों का काम है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेगा। और कौन क्या कराएगा ये तुम्हारे सामने। दूसरा, अगर प्लांट में ट्रांसपोर्टिंग होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का सिस्टम की तरह काम करता है, इसलिए उसका नाम वस्कुलर सिस्टम दिया गया है। और कंडक्टिंग टिश्यू इसीलिए क्योंकि देखो अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है पहले सॉइल से रूट में पानी जाता है, आई मीन वाटर लेके आता है वो। ये जो कंडक्शन, ये जो कंडक्ट करता है, इसी प्रोसेस के साथ उसका नाम कंडक्टिंग टिश्यू रखा गया। तो मेनली हम लोग पास दो कंडक्टिंग टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को लेके जाना, फ्लोएम का काम है फूड को लेके जाना। अब जाइलम के बारे में इसमें है कि जाइलम जो होता है कंसिस्ट करता है 4 कंपोनेंट से, आई मीन 4 कंपोनेंट बोल लो या 4 एलिमेंट्स बोल लो या सेल्स बोल लो, वो 4 कंपोनेंट से वो बना होता है या फिर 4 पार्ट से वो कंसिस्ट करता है। तो पहला जो पार्ट है वो है ट्रैकिड्स। क्या है? ट्रैकिड्स। दूसरा है वेसल्स, तीसरा हो जाता है तुम्हारा जाइलम फाइबर, ठीक है, और चौथा हो जाता है जाइलम परेनकाइमा। ये 4 कंपोनेंट से ये कंसिस्ट करता है। और साथ साथ में अगर हम फ्लोएम का भी देखें तो फ्लोएम का चलो हम बाद में देखते हैं, पहले हम लोग अब देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट है, तो ये जब टिश्यू है तो ये किसी ना किसी सेल से बना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना कि किस टाइप का सेल से बना है, तो यहाँ ध्यान रखना। तो ये जो 3 एलिमेंट है, ट्रैकिया, वेसल्स एंड फाइबर,
ये डेड सेल का बना होता है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं ये जिस सेल से बनता है वो डेड पार्ट होता है, मीन डेड होता है। और एक ही लिविंग सेल से बनता है, वो है परेनकाइमा। लिविंग सेल से बनेगा वो है जाइलम परेनकाइमा। ठीक है। अब अगर तुमसे पूछ दे, ठीक है, जो भी बात बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमसे पूछते कि जाइलम का 4 कंपोनेंट में जो मेन 2 कंपोनेंट कौन है जो वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाता है, तो वो है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट of xylem which is responsible for transportation of water and minerals। मतलब सिंपल है कि इस 4 एलिमेंट में 2 एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। हम फिगर भी बनाएंगे, ठीक है ना। ये जाइलम फाइबर, तो जहां फाइबर वर्ड होता है ध्यान रखना कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ करेगा, और दूसरा है डेड है तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। लास्ट है जाइलम परेनकाइमा। तो जाइलम परेनकाइमा, यहाँ पे देखो परेनकाइमा वर्ड ऐड है, और हम लोग परेनकाइमेटस टिश्यू का क्या फंक्शन है तुम लोग बताओ कि परेनकाइमेटस टिश्यू का फंक्शन क्या क्या लिखवाए हैं, क्या क्या होता है, क्योंकि वहां का जो फंक्शन है उसी के हिसाब से यहाँ पे भी फंक्शन वही चीज होता है। बोलो, कोई आंसर दो हमको। परेनकाइमा जो है उसका क्या फंक्शन होता है? सर इट स्टोर फूड मटेरियल्स। हाँ, तो जाइलम परेनकाइमा, हाँ हाँ समझ गए, ठीक है, आ गया आंसर। तो जाइलम परेनकाइमा जो होता है वो उसका काम होगा फूड मटेरियल को स्टोर करना, तो जो काम उसका वहां पे है वही काम इसका यहाँ होगा। और साथ साथ में एक और काम है जो भी वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये साइड वाइज मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हम मान लिया जाए सपोज दैट हम ये एक प्लांट का स्टेम रीजन लेते हैं, और ये साइड वाइज का मूवमेंट, साइड वाइज जो वाटर मिनरल्स का मूवमेंट है वो कौन कराने वाला है? तो जाइलम एंड परेनकाइमा कराएगा। ठीक है। बाकी बात ये परेनकाइमेटस टिश्यू है तो कहीं ना कहीं ये फूड को स्टोर करने में काम करता है, क्योंकि फूड ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड है, जो भी है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अटैच होगा, तो सॉरी ग्रेन्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो उसको वो उसी के फॉर्म में ये स्टोर करने का काम करता है बस। ठीक है। तो तुम्हारे सामने ये जाइलम कंपोनेंट के बारे में समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। मेन ट्रैकरी एलिमेंट कौन कौन होगा बताओ, कौन कौन होगा? आंसर दो। ट्रैकियाड्स एंड वेसल्स। हाँ, ट्रैकिड्स एंड वेसल। जाइलम फाइबर का काम बताओ, अभी जस्ट बताया जाइलम फाइबर का क्या काम? स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, गुड। और जाइलम परेनकाइमा इसका क्या काम होगा? ये एक तो फूड को स्टोर करेगा, और दूसरा ये क्या करेगा? साइड वाइज मूवमेंट, साइड वाइज मूवमेंट करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज है। तो यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि अगर चारों कंपोनेंट का सबसे पहले सेल कौन डेड है कौन लिविंग है, तो डेड एंड लिविंग पता है तुम्हारे सामने दिख रहा है, हम समझाया भी है कि आउट ऑफ 4 3 आर डेड। तो 3 आर कौन? ट्रैकिया वेसल्स, सॉरी ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर। ठीक है। बाकी में जाइलम परेनकाइमा जो है वो लिविंग होता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है और वो आएगा हमेशा। ठीक है। तुम अभी पढ़ रहे हो नाइन्थ में भी है, और 10th में भी जाओगे तो वहां पे भी इसका यूज होगा, तो अभी इसको समझ लो। ठीक है, जाइलम का क्या काम है, इसका क्या कंपोनेंट है, देखो तुम यहाँ पे हेल्प करेगा, वहां पे भी 10th में भी जाओगे तो वहां पे तुमको ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा कि जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग को पढ़ना है 10th में। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। समझ आ गया जाइलम? कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ गया ना? ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब हम लोग फ्लोएम में पढ़ते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कैसे करना है, एक सेकंड। नोट इसमें क्या करना है, तो जैसे हम फ्लो चार्ट बनाए उस तरह से बना लो, और इसको कम से कम नोट कर लो। 4 कंपोनेंट को नोट कर लोगे, उसके बाद हम एक एक कंपोनेंट के बारे में लिखाएंगे। ठीक है, कर लो, बस इतना नोट करो। ये फ्लो चार्ट बनाओ, जाइलम को यहाँ पे जाइलम का कंपोनेंट लिखो, डायरेक्टली लिखना ट्रैकिड, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रैकिड उसमें कुछ कुछ है, कुछ कुछ लिखवा देंगे पॉइंट। ठीक है, इतना नोट करो फिलहाल जल्दी से, हम फिर से लिख देते हैं। ठीक है, लेट मार करो, हाथ चलाओ फटाफट। ट्रैकिड, वेसल्स,
जाइलम फाइबर। ठीक है, बस इतना उतारो, फिर टॉपिक डायरेक्टली लिखना ट्रैकिड। हो गया सर। हो गया ना? एक काम करो, तुम फ्लोएम का जो फ्लो चार्ट बनाए हो उसमें भी इसका कंपोनेंट लिख ही लो, एक साथ रहेगा। ठीक है, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल। अभी हम फ्लोएम के बारे में समझा नहीं रहे हैं, बस वो कंपोनेंट, ये भी 4 कंपोनेंट से बनता है, वह हम लिख देते हैं अभी। फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये चीजें इसको भी नोट कर लो। ठीक है, तो जाइलम टॉपिक देना, उसके बाद हम इसमें लिखवाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, नोट करते जाना फिर। हो गया? यस सर। जाइलम टॉपिक दो, टॉपिक जाइलम लिखो, हम लोग उसमें कुछ लिखेंगे। जाइलम इज मेनली कंसर्न्ड विथ, क्या काम करता है बताओ पहले, इसका क्या फंक्शन बताया अभी, इसका क्या काम है? वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। हाँ, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड, क्या लिखेंगे? मिनरल। मिनरल्स। ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो, कंडक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो चीज है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कौन मैकेनिकल स्ट्रेंथ करेगा? बस एक ही है, जाइलम फाइबर, तो साथ में इसका लिख दिए हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, और 4 सेल्स में जो है वो लिखे ही हो। फर्स्ट जो है, ये पॉइंट को छोड़ दो क्योंकि ये पॉइंट लिखे हो, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका ये लिख देते हैं। ठीक है, जाइलम वेसल्स एंड tracheids are tubular structure. Tubular structure this
help them in the conduction of water and minerals. Cells of vessels and tracheids are dead. ये दोनों का एक साथ में हम लिख दिए, वेसल्स एंड ट्रैकेड आर ट्यूबलेस स्ट्रक्चर, ठीक है. दिस हेल्प देम इन द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट. रूट टू एरियल पार्ट. सेल्स ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकेड्स आर डेड, ठीक है. ये है, नोट करो, इसका हम फिगर बना देते हैं. नेक्स्ट जो है वो लिख देते हैं, ठीक है. जाइलम पैरेन्काइमा. Sir, from root to from root to aerial part. Aerial part. जाइलम पैरेन्काइमा का भी लिखती है, इसको नोट करो. जाइलम फाइबर का लिख देते हैं. ऊपर वाला मिटा है, दो तीन लाइन मिटाते हैं, ठीक है. सर 4th पॉइंट नहीं मिटाइएगा. नहीं हटा रहे हैं, ठीक है. मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सॉरी. सर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू के बाद क्या है? हाँ क्या बोले? हाँ बोलो बोलो. सर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्या है, जो इसके बाद रूट टू के बाद क्या है? रूट टू एरियल पार्ट है, AERIAL, एरियल पार्ट को फिर लिख देते हैं. एरियल पार्ट मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा लेके जाता है ना, वही है एरियल पार्ट, ठीक है. सर एक बार 4th पॉइंट पढ़ दीजिए ना. कौन सा? ये वाला. यस सर. जाइलम वेसल्स, अगर छोटा छोटा लिखा गया होगा कोई बात नहीं. जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, फुल स्टॉप. दिस हेल्प देम इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट. हम यहाँ लिखे भी सेल्स ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीड्स आर डेड, मतलब दोनों का सेल जो होता है वो डेड होता है. ये दो मेन कंपोनेंट था, तो साथ में हम लिख दिए, तुम लोग को याद रहेगा. इसका फिगर बनाना है, तो हो गया सर.
हो गया? नो सर। नहीं हुआ है। अच्छा नीचे का हम मिटाएं, नीचे का मिटाते हैं, फिगर बना देंगे, ठीक है? यस सर, मिटा दीजिए। फिगर आराम से बनाना, ओके? ट्रैकिंग ये है फोर्स, ठीक है? और यही इसको हम लोग पिट से बोलते हैं। ये है ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स पार्ट है। और ये है इसका पोर्स या फिर पिट्स बोल सकते हैं, और ये है वेसल्स। तो यहाँ ध्यान रखोगे कि वेसल्स जो होता है वो मिनरल्स को भी लेके जाएगा, लेकिन ट्रैकिड्स में जो है मिनरल्स का जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका पोर्स थोड़ा छोटा होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? यस करो करो। उसके बाद फ्लोएम टॉपिक दो। हो गया सर। हाँ ठीक। सर हो गया। हाँ तो ये वाला हो गया पूरा, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोग को हम इसका टाइप, आई मीन फ्लोएम का टाइप तो बता ही दिए थे, समझ लो पहले, ठीक है? तो फ्लोएम का जो पहला और दूसरा सेल है, उसी तरह जैसे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है, उसी तरह हम सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल लिखाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब जो है वो ही दोनों मेन इसका ट्रैक्टरी एलिमेंट है जो फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेगा, ठीक है? और तीसरा काम हो जाता है, तीसरा जो फंक्शन है फ्लोएम, फ्लोएम किसका? परेनकाइमा। तो जो जाइलम परेनकाइमा का काम है, सेम इसका यही काम है। तो ये साइड वाइज और साथ साथ में ये जो है स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शनिंग करेगा। और सबसे लास्ट में है फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर का जो फ्लोएम फाइबर का जो काम, जाइलम फाइबर का जो काम है, वही काम फ्लोएम फाइबर का, मतलब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फ्लोएम का जो भी कंपोनेंट होता है उसका जो सेल सेल जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे लिविंग होगा। तो ये तीनों लिविंग है, वहां पे तीनों क्या था? डेड था। एक ही वहां पे लिविंग था, वो है परेनकाइमा। तो इसमें ये सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम, परेनकाइमा, ये तीनों लिविंग है। फाइबर डेड है। देखो फाइबर, जाइलम फाइबर भी डेड था, फ्लोएम फाइबर भी डेड है, तो कॉमन इसको याद कर सकते हो। बाकी बात डिफरेंस अगर बात करना है तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, बट जाइलम का जो अगर हम एलिमेंट का बात करेंगे तो तीनों जो एलिमेंट है या फिर तीनों जो कंपाउंड है उसका वो जो बना है वो किससे? डेड सेल से बना है, यहाँ लिविंग सेल से बना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये तीनों लिविंग सेल से बना है, ये डेड है। और दूसरा जो मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है वो सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल है। उसके बाद फ्लोएम परेनकाइमा का जो काम यहाँ पे है वही काम जाइलम परेनकाइमा में भी था, और फ्लोएम फाइबर का जो काम यहाँ है और वो काम
उस मतलब वो काम जाइलम का भी था। तो दोनों का फंक्शन याद करना में एक याद करोगे दोनों याद हो जाएगा, लेकिन इसका और उसका आई मीन जाइलम का और फ्लोएम का जो है, इसमें से ये दोनों कंपोनेंट और उसका जो ट्रैके और वेसल्स का दोनों का काम तुम्हारे सामने हम एक्सप्लेन किए। अब ये काम कैसे करता है समझो। जैसे सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल, तो सबसे फर्स्ट में फ्लोएम जो होता है वो फूड को बनाता, सॉरी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट में फूड बनता कहाँ है, तो लीव्स में बनता है। तो लीव्स से फिर कहीं और अगर मान लो किसी और जगह फूड को लेके जाना होगा, तो वहां पे एक चैनल, एक चेन का फॉर्मेशन होता है जो कि कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये हमारा हो गया कॉम्पेनियन सेल, जिसमें हम न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, कॉम्पेनियन सेल जिसमें हम न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। और ये जो है साथ में जो यहाँ देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट। क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। इसमें पोर्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम रखा गया सीव पोर्स। और यही का क्या इसी तरह का चैनल सब, जैसे फिर अगला इस फॉर्म करेगा, फिर ये फॉर्म करेगा, फिर अगला इस तरह का फॉर्म करेगा। आई मीन ये जो कंप्लीटली एक सेट जो होता है पूरा चेन की तरह रहता है। कहाँ से, एक लीव्स के पास रहेगा, लीव्स के पास रहेगा, और दूसरा जहां पहुंचाना है। तो फ्लोएम जो होता है पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है लाइक मतलब वो एक चेन का फॉर्मेशन करता है, और वो चेन जो बनता है कॉम्पेनियन और सीव ट्यूब का कॉम्बिनेशन है। समझो, इसको हम अच्छे से बना देंगे। तो सबसे पहले लीव से मान लो फूड बना, यहाँ पे सबसे पहले कॉम्पेनियन से ले लिया, ये कॉम्पेनियन सेल इसको लिया, फिर ये सी प्लेट के थ्रू फिर नेक्स्ट में गया कॉम्पेनियन सेल, फिर नेक्स्ट में गया, फिर नेक्स्ट में गया, फिर इस तरह से करते 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 वो टारगेट साइट, मान लो इसका टारगेट साइट यहाँ है, तो इस तरह से ये चेन के थ्रू भेज दिया। और उसके बावजूद भी एक चीज ध्यान रखना कि फ्लोएम जो होता है, फूड का जो डायरेक्शन होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, वो जो है वो बाय डायरेक्शनल होता है। जरूरी नहीं कि यहाँ से निकला तो यहीं जाएगा, वो इधर भी जा सकता है, 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 इधर भी जा सकता है। इस तरह से पूरा चेन है। तो फ्लोएम का जो डायरेक्शन है हमेशा मल्टीपल या बाय डायरेक्शनल तुम बोल सकते हो, बट जाइलम का जो डायरेक्शन है सिर्फ वन है, वो रूट से उठाएगा, लीफ तक लेके जाएगा पानी और मिनरल, बस कुछ नहीं करता है। यही है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें एक और चीज जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्लोएम और जाइलम का जो भी सेल है का मतलब टिश्यू जो बना, जो भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट में कॉम्पेनियन एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, बाकी वाला सब नॉन न्यूक्लिएटेड है, मतलब न्यूक्लियस वहां पे नहीं है। यही है तुम्हारा फ्लोएम। समझ आ गया? किसी कुछ पूछना है, किसी कुछ दिक्कत, या फिर से समझना है बोल सकते हो। बोलो बोलो, अगर समझना है तो बोल सकते हो। सर फ्लोएम पैरेन्काइमा का एक बार फंक्शन बता दीजिए। फ्लोएम पैरेन्काइमा, देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा का, अच्छा जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन बताओ। जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन बताओ। अभी तुरंत हम पढ़ाए जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन बताओ। It is responsible for sidewise movement as well as stored food. बस यही काम इसका भी है, फ्लोएम में यही काम करेगा ये, समझे? फ्लोएम Yes. में भी फूड का जो ट्रांसपोर्ट है साइड वाइज भी कौन करेगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। बट वहां पे वाटर मिनरल्स का होता था, यहाँ पे किसका हो जाएगा? फूड का होगा। ठीक है, और बोलो। हो गया? चलो ठीक है, टॉपिक द फ्लोएम। फ्लोएम लिखो, उसके बाद उसमें लिखवाते हैं।
इसका 4 कंपोनेंट हम लिखा ही दिए हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेल, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेल। तो नाम हम नहीं लिख रहे हैं, 2 बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम इसका पॉइंट लिख देते हैं। नोट करो इसको। सर वो सीवीटी का सेकेंड लाइन में क्या लिखे हैं? सी ट्यूब का सेकंड लाइन ये, नो सर, उसका ऊपर ये विच यस सर, विच इज परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड का मतलब था पोर्स, परफोरेटेड बॉल वॉल मतलब पोर बियरिंग होगा, मतलब आई मीन पोर्स था ना उसमें। एंड प्लेस्ड एंड टू एंड, ठीक है, मतलब वही है जो चैनल हम बनाए थे। हम इसका फिगर भी बना देंगे, अभी बना देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला 2-3 लाइन मिटा देते हैं, वहां पे फिगर बना देंगे, अच्छे से उसको नोट कर लेना। लिख लो।
हो गया सर। हो गया ना, ठीक। इसको मिटाते हैं, नीचे में का दो फिर कंपोनेंट बचा है वो लिख देते हैं। पहला जो कंपोनेंट है फ्लोएम, सॉरी तीसरा ना, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। दूसरा इट हेल्प टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड साइडवाइज, साइड सॉरी हाँ ठीक है साइडवाइज, as well as it stored food। दूसरा है लोएम फाइबर, made up of dead cell it help, it provide mechanical strength to plant। ये हो गया तुम्हारा टिश्यू कंप्लीट। आई मीन आज प्लांट कॉम्प्लेक्स का जो था सारा लिखा दिया। नोट करो जल्दी से। हो गया, सब नोट कर लिए? यस सर। Yes, sir. बोलो, तुम लोग चुप हो जाते हो। चलो देखो, अभी जो है हम लोग प्लांट का जितना भी टिश्यूज वगैरह है वो हम लोग सारा पढ़ लिए हैं, समझ लिए। अभी भी अगर किसी को कुछ प्लांट टिश्यू तक में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी एक का डाउट था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, पहले हम उसको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पूछे हो यहाँ पे ध्यान देना, हम दोनों को डिफरेंशिएट करके बताते हैं तो याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। जवाब देना इसमें। चलो, तो प्रोकैरियोटिक सेल को कोई डिफाइन कर। It is not well-defined cell. सर prokaryotic cells are the cells that doesn't have a well-developed nuclear membrane. हाँ, doesn't develop well developed nuclear membrane। और कुछ अच्छा डिफिनेशन सही है, वो गलत नहीं है, बट सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होना ऐसा तो नहीं लिखा है, ठीक है। और कुछ कोई बोलो। सर इट हैज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हाँ, गुड। सबसे फर्स्ट में प्रोकैरियोटिक सेल में पहला ही पॉइंट लिखाता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में जान लो कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर पे प्रेजेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। और न्यूक्लियस अगर होगा तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमेटिन थ्रेड होगा,
और न्यूक्लियोलस होगा। तो ये 4 चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चारों चीज से वो कंसिस्ट भी करता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में लिख रहे हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर या कुछ ऐसा पार्ट जो है न्यूक्लियस का वो नहीं होगा। तो उसमें से क्या नहीं होगा वो समझ लो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। जो पहला आंसर दिए थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, वो डेवलप नहीं करेगा, नहीं प्रेजेंट होगा। दूसरा, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा। और तीसरा, न्यूक्लियोलस जो हम एक नया सेल ऑर्गेनिज्म बताए हैं वो नहीं होगा। तो बच्चे का क्या, एक क्रोमेटिन थ्रेड बचता है यूकैरियोटिक का बात करें तो, सॉरी न्यूक्लियस का बात करें तो क्रोमेटिन थ्रेड जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनता है। तो यहाँ पे वही क्रोमोसोम, वही डीएनए जो है, वही एक पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, बाकी सारा एब्सेंट होता है। लेकिन अगर यही हम यूकैरियोटिक में चले जाएंगे तो यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब जो भी न्यूक्लियस कंपोनेंट से बना वो सारा प्रेजेंट होगा। समझ गए? तो उस हिसाब से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो भी एब्सेंट होगा। और इसमें जो है वे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझना, ठीक है। दूसरा, ये जो इसमें जो एब्सेंट होगा वो प्रेजेंट होगा, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट होगा। तीसरा जो डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस कोई बता सकते हो क्या होगा प्रोकैरियोटिक? सर डीएनए नेकेड होगा। Sir, all cell organelle are absent, only ribosome are present. डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक नॉर्मल सेल है तो सेल में सब कुछ रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, जो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है वो तुम्हारा इसमें एब्सेंट होगा, लेकिन इसमें जो है वो प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है राइबोसोम आर प्रेजेंट, और इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा, बट दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है समझो। यहाँ पे 70s का यूनिट जाएगा और यहाँ पे 80s, जो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होता है ये यूनिट होता है, मतलब उसके साइज के हिसाब से लोग यूनिट, कोई भी चीज का हम लोग यूनिट अगर लेते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट देखे होंगे, उस तरह इसका भी यूनिट 70s होता है और यहाँ पे 80s होता है। उसके अलावा डीएनए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि ये नेकेड है, कहने का मतलब विदाउट हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो जो डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के होगा वो नेकेड ही कहलाता है, और यहाँ पे डीएनए जो है पैक्ड है। इसका मतलब ये कि ये हिस्टोन प्रोटीन से पैक है, हिस्टोन विथ हिस्टोन प्रोटीन लिख सकते हैं, विथ हिस्टोन प्रोटीन। तो ध्यान दो यहाँ पे, देखो डीएनए एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि उसका डीएनए का काम है कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना, कैरेक्टर को लेके जाना। तो जब वो एक्सप्रेस करेगा, जो अपना फंक्शनिंग कंप्लीट करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि उसका पैकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूकैरियोटिक में भी पैकिंग होता है, प्रोकैरियोटिक में भी पैकिंग होता है, लेकिन यहाँ पे नेकेड और पैक्ड का मतलब ये है कि डीएनए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन से पैकिंग होता है और यहाँ पे उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन से पैकिंग नहीं होके किसी और मॉलिक्यूल, किसी और मटेरियल से वो पैक्ड होता है, समझे। इसीलिए इसमें नेकेड और इसीलिए इसमें पैक्ड बोला गया। और नेक्स्ट है जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इन वन इन नंबर, मतलब एक प्रेजेंट होगा और यहाँ मोर देन वन, ठीक है, इस तरह का है इसमें।
तो यही है तुम्हारा डिफरेंसेस, यही है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल जैसे मोनेरा, सॉरी आप बैक्टीरिया पढ़ते हो, तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरिया जो है हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में वो किस किंगडम में आता है, तो वो मोनेरा किंगडम में आता है। तो मोनेरा में जो बैक्टीरिया को रखा गया, बैक्टीरिया का जो भी प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है सारा हम लोग को बैक्टीरिया में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल बस एक ही है बैक्टीरिया, यही है डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ डिफरेंस है, बट ये मेन डिफरेंस हम तुमको पता है। ठीक है, प्रॉब्लम बोलो, समझ में आया? जो यस कोई सर। पूछे तो बोलो, समझ गए? यस सर। समझ गए ना? ठीक है, और इसमें कुछ दिक्कत है? देखो ये हम बेसिक जो तुम लोग का 5-6 जो डिफरेंसेस लिखने आता है ये लिखोगे काफी है। ठीक है, तो इसलिए इतना समझा दी। इसमें बहुत 15-16 को डिफरेंसेस है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो जो मेन था वो हम तुमको बता दिए तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। काफी है, इतना इतना याद करोगे तो ऑलमोस्ट सब जगह तुम्हारा काम देगा ही देगा। ठीक है, तो और कुछ प्रॉब्लम? No, sir. ना चलो ठीक है। चलो सेल से एक क्वेश्चन है, हमको आंसर चाहिए कि सेल में अभी न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस वर्ड बोले थे, न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, कोई हमको बताओ। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है बताओ। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियोलस है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, आंसर दो कोई। Sir, हम्म, it carry hereditary characters. कौन? न्यूक्लियोलस। तो फिर डीएनए का क्या काम होगा, क्रोमोसोम बनेगा काहे के लिए जब न्यूक्लियोलस है ही तो। Sir, इसमें it तो contains chromatin material. नहीं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। Sir, न्यूक्लियस क्या? formation of ribosome. हाँ गुड, और प्रोटीन, RNA. एंड प्रोटीन। हाँ, आरएनए एंड प्रोटीन होता है, ठीक है, वो आंसर सही है। समझे? तुम लोग रिवाइज वगैरह नहीं करते, उसका मतलब यही है ना। बताओ, न्यूक्लियस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि मतलब अगर तुम अभी नहीं समझ में आएगा उसका बेसिक्स ना, तो तुम अगर 11-12 में बायो जो भी लेने वाले हो उसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत जगह डीएनए वगैरह यूज होता है। इवन कि दो पूरा चैप्टर ही डीएनए के बारे में पढ़ना है कि कैसे रेप्लिकेट करता है, क्या करता है। ठीक है, तो रिवाइज करो बार बार। ज्यादा हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक चीज, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा मतलब हम 1 मिनट के लिए तुम लोगों को कुछ बताने वाले इंपॉर्टेंट चीज सुन लो सबको। जो भी ये सोच के आगे मतलब रखे हो कि नहीं हमको 11th-12th में मेडिकल बायो साइंस में जाना है, तो एक चीज ध्यान रखो कि 9th और 10th का पूरा बेसिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 9th और 10th में अगर अच्छे से तुम पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारा 60% थ्योरी यही कंप्लीट है। बस वहां जाओगे, तुमको मैक्सिमम 40% ही पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा 60% कंप्लीट हुआ रहेगा। ठीक है, इसीलिए बार बार बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट में लो, तो तुम मैथ्स भी लोगे तो मैथ्स में भी वहां पे आएगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर एक चीज तुमको वहां पे मिलेगा। अभी तुम लोग का केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ चीज है, ठीक है, तो अदर वो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह पढ़ोगे, या फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह है, वो सब तुमको 11-12 में आएगा। अगर तुम साइंस लेने वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है। तो हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान से दो, ध्यान से पढ़ो, बेसिक्स कंप्लीट करके रखो, ताकि तुमको 11-12 में टेंशन ना हो, तुमको प्रेशर ना। तो वो चीज है। दूसरा ये चीज है कि अभी से रिवाइज इसलिए बार बार बोलते हैं कि कंटिन्यूटी अगर तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा रिवीजन और जो बोलते हैं ना कि भूलने वाला जो प्रॉब्लम है कि सर याद नहीं रहता है बहुत दिन तक, वो सब खत्म हो जाएगा। तो रिवाइज करो, ठीक है। तुम लोग छोटा छोटा चीज अगर नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा, समझ में है? तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हर एक चीज का। तुम कितना भी पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे तो वो तुम्हारा 100% तैयारी नहीं होता है, ठीक है। और अभी एकेडमिक है, एकेडमिक में तुम किसी भी तरह पढ़ के रट के पास कर जाओगे, लेकिन कंपटीशन जब फेस करोगे तो और कंपटीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन, वहाँ आंसर गलत होना ही होना है, ठीक है। तो रिवाइज करके अपना चैप्टर्स को, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हम बायो की बात नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। बट जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, फिर तुम्हारा एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी करना चाहते हो हर एक चीज को रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। ये तुम्हारा मान लो तुम पूरा बुक पढ़ लिया, पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, रिवीजन नहीं किया, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम बुक पूरा पढ़ा और तुम 70-80% ही तुम अच्छे से रिवाइज वगैरह करके कंप्लीट करे हो, तो वही तुम्हारा एक पूरे साल का मेहनत कहलाता है। नहीं तो कुछ नहीं है। पढ़ने का आदमी एक बार पढ़ता है, खत्म कर लेता है, लेकिन रिवाइज बार बार जरूरी है। और अभी से टारगेट अपना फिक्स करो कि आगे जाके करना क्या है। अगर मेडिकल लोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैथ्स भी लोगे, आई मीन बायो लोगे तो भी अच्छी बात है, मैथ्स भी लोगे, क्योंकि अपना इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है पढ़ो। क्योंकि हम साइंस के बारे में ही हमको ज्यादा पता है, आर्ट्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं बता सकते हैं। आर्ट्स कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट है वो भी 9-10 का बेसिक ही 11-12 में ब्रॉड करता है, और क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। कभी अगर कभी तुमको ये चेक भी करना है तो तुम लोग अपने जो भी है अगल बगल में होंगे ही 11th में भैया या जो भी दीदी जो भी होंगे 11-12 में ना, उन लोग का जो भी सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है उनका बुक्स वगैरह खोल के देखना, तुमको सारा 9-10 का टॉपिक और चैप्टर कवर अप मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, ये चीज है। और दूसरा, हम बायो के लिए जो भी ले रहे हो, जो भी तुम इंटरेस्ट है कि नहीं हमको आगे जाके मेडिकल फील्ड में जाना है, बायो लेना है, तो एक चीज ध्यान में रखो कि 9-10 अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो हम गारंटी देते हैं तुम्हारे 60-70% क्लियर यहीं पे हो जाएगा, जो कि तुमको 11-12 में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और हम जहाँ तक, क्योंकि अभी तो खैर हम लोग जब आमने सामने आएंगे तो उस टाइम पे बहुत कुछ ऐसा इसी सब से क्वेश्चन तुमको हम बनवा देंगे ना, जो कि डायरेक्टली मेडिकल में क्वेश्चन पूछा हुआ, और यहीं से तुम लोग बना लोगे। ये चीज ये हम बता रहे हैं, 100% श्योर है कि यहाँ वाले कॉन्सेप्ट से भी वहां तुम्हारा बन जाएगा आराम से क्वेश्चन। तो सामने हम आएंगे अभी वैसा कुछ, तो फिर अभी तो नहीं सामने दिख रहा है कौन है क्या है, क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लो अभी से ही। ठीक है, टारगेट सेट करने के बाद उस चीज पे काम करो कि हाँ हमको ये चीज करना है, तो हमको फोकस होना पड़ेगा उस पर, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 11-12 में 11th में हर एक साइंस स्टूडेंट को तुम देखते हो बहुत प्रेशर में था। क्यों? 9-10 सही से नहीं पढ़ रहे थे वो लोग, प्रेशर में रहता है। थोड़ा सा तो प्रेशर है, ठीक है, बट उतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं होगा अगर तुम 9-10 अपना क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो रिवाइज करते रहो, क्योंकि अभी रिवाइज करोगे तो 9th का रिजल्ट अच्छा होना है, फिर 10th का रिजल्ट अच्छा होना, फिर 11-12 ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं। ये जो सेल चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये 11th का टॉपिक है एनसीईआरटी का। तुम लोग को नहीं अगर बिलीव होता है तो एनसीईआरटी का तुम डाउनलोड कर लेना, 11th का एनसीईआरटी बायो बुक, उसमें देखना सेल यूनिट ऑफ लाइफ करके आएगा, और ये सारा कुछ तुमको मिलेगा। यहाँ बहुत थोड़ा सा चीज तुम लोग जो पढ़ रहे हो जहां तक है वहां तक पढ़ा रहे, थोड़ा सा वहाँ ब्रॉड मिलेगा, तुम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मिलेगा, और कुछ नहीं है। तो रिवाइज करो, रिवाइज करोगे बहुत अच्छा है। कम से कम अपने बुक का कंटेंट को रिवाइज करो ताकि तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो, एग्जाम में रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, ये चीज होता है, इसीलिए रिवाइज करते रहो। बायो के सब्जेक्ट में खास तौर क्या है, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को यही होता है बायो है तो रटना है। गलत, रटना नहीं है, रटना है कुछ सेगमेंट रटना है, लेकिन कुछ सेगमेंट समझना भी है। तो रिवाइज करो, ठीक है, रिवाइज करो। जो प्रॉब्लम है पूछो कि सर ये वाला चीज पढ़े थे नहीं समझ आया, फिर से बताइए, हम बताएंगे। हम क्यों है यहाँ पे, तुम लोग को गाइड करने के लिए। मेहनत तो तुम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवाइज करो। ठीक है, हाँ बोलो। सर वो डीएनए नैक्ड जो लिखे हैं उसका मतलब क्या है? नैक्ड मतलब? देखो, डीएनए नेकेड कहने का मतलब कि हम अभी तुमको बताया कि डीएनए एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको अपना फंक्शनिंग होने के लिए बाइंडिंग होना पड़ता है किसी भी मॉलिक्यूल से। तो नेकेड कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो बाइंड नहीं है। नेकेड यहाँ इसलिए बोला गया कि वो जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन नहीं है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो प्रोटीन से बाइंड नहीं है, इसलिए नेकेड बोला गया। वो बाइंड है वहां पे, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड नहीं होता है, वो किसी और मॉलिक्यूल से होता है। बट प्रोकैरियोटिक में डीएनए पैक्ड है, मतलब डीएनए का जो पैकिंग हुआ है, जो बाइंडिंग हुआ है, वो हिस्टोन प्रोटीन से हुआ है, इसलिए यहाँ पैक्ड लिखते हैं, यहाँ पे नेकेड लिखते हैं बस। ठीक है, तो ठीक है, तुम लोग रिवाइज करो, प्रॉब्लम है पूछो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू स्पेशली, और थोड़ा रीड करके आना एनसीईआरटी वगैरह में, क्योंकि एनसीईआरटी में तुमको सबसे अच्छा चीज यही है टिश्यू का कि एग्जाम्पल वगैरह तुमको वहीं का याद करना है, क्योंकि बहुत सारा टिश्यूज में एग्जाम्पल है।
हम भी कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है लिखाएंगे, बट तुम लोग को अभी बता दे रहे हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ के आओगे, ठीक है, ताकि तुमको पता चले कि एग्जाम्पल्स क्या है, कंटेंट क्या है, क्या कितना हमको पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं ज्यादा, तो थोड़ा सा नोट्स बड़ा हो जा रहा है, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। बाकी बात इसको रखो, तुम्हारा हमेशा बेसिक क्लियर रहेगा, हमेशा रिवाइज करते रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं एनिमल टिश्यू से, तुम लोग पढ़ के आओगे। हाँ, रिवाइज करते रहो और क्वेश्चंस बनाओ, इंटेक्स क्वेश्चन। अगर एनसीईआरटी बुक है, बुक दुकान, बुक शॉप सारा खुल चुका है आज से, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बुक ले सकते हो। इंटेक्स क्वेश्चन बनाओ, एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाओ, अगर तुमको एक्स्ट्रा बुक है तो ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बना सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास एनिमल टिश्यू मिलते हैं। और कुछ प्रॉब्लम किसी को?